सर मैं सुरेंद्र सर की उस बात को डिट्टो कर रहा हूँ। चंडीगढ़ में शिवसेना की एक कार्यकर्ता की हत्या की गई और उस बात को उभार के ले जाया जा रहा था उसी दिशा में। और उसके ठीक पहले एक अमृतपाल करके चेहरा उभरा है वहां पर, जिसको भिंडरवाले का शक्ल बनाया जा रहा है। ये भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अमृतपाल एक कोई व्यक्ति है जो अचानक आया है दुबई से, और उसकी पूरी जो गेटअप और सिस्टम, जो चेहरा मोहरा देखने का है, वो भिंडरवाले जैसा दिखने का है। तो यहाँ पर जो है उसको भी उभार के लाया जा रहा है, उन बातों को भी। तो वो इम्पैक्ट डालेगा ना। चंडीगढ़ से 120 किलोमीटर ही शिमला है, सोलन और ये सब बहुत नजदीक है। तो पोलिंग वो ओवर हो सारी चुका है सर। चीजें, अब तो इम्पैक्ट इज ओवर। मैं ये जानना चाहता हूँ देवी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, जैसा नहीं सुरेंद्र वो सर ने तो कहा। ठीक कह रहे हैं। वो जो बात कह रहे थे सुरेंद्र सर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसकी कोशिश की और गई नागेंद्र जी पर के वो पास उभरा भी मैं नहीं। जाऊंगा कि देवी का आशीर्वाद किसको मिल रहा है इस बार। देवी का आशीर्वाद तो सर मुझे लग रहा है कि अभी अब ये होगी। तो ये तो देवी जी से पूछ के ही बताएंगे। वो तो ये हम लोग देवी का बता पाएंगे आशीर्वाद तो शायद पब्लिक को मिलेगा। एक्चुअली हाँ। देवी देवी का जी का आशीर्वाद तो आशीर्वाद तो शायद सर पब्लिक को वो मिलेगा। नहीं, वो तो देवी जी का आशीर्वाद तो तेनालीराम जैसा हुआ ना, कि खीर भी दे दिया है और वो भी दे दिया है। बुद्धि का भी खीर है और एक पैसे का भी खीर है। अब तेनालीराम के ऊपर है, दोनों भक्त चाहे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो तेनालीराम अगर कांग्रेस बनना चाहे तो बन ले, नहीं तो अगर बीजेपी ले जाती है तो अलग बात है। लेकिन ये है सर कि इंटरनली ये प्रॉब्लम है कि अगर क्लीन स्वीप नहीं करेगी कांग्रेस तो बीजेपी तोड़फोड़ करके वापस ले ले, इसका भी डर लोगों में है। बातचीत में ये बात कांग्रेस, महसूस है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है ये जी कि वो तोड़ फोड़ करके किसी तरह से सरकार बना लेगी। पर हाँ, मेरे अगर हिसाब से कांग्रेस अगर फुल हरकेश जी, फ्लेज नहीं आती है, अगर कांग्रेस हाँ फुल फ्लेज नहीं आती है, हाँ हरकेश जी, मैंने मार्जिनल एक, विक्ट्री होती है। मेरा मार्जिनल। 31 अक्टूबर का एक एनालिसिस था जो हम आपके साथ भी डिस्कस कर चुके थे, जो मुझे नजर आया था। मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। जिसका एनालिसिस और जो ग्राउंड लेवल से आया था वो साफ नजर आता था कि सरकार इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और रिवाज शायद ब्रेक हो रहा है, और कांग्रेस शायद कहीं ना कहीं चूक गई है एंटी इनकम्बेंसी को एनकैश करने में। आपका कहीं रोल नजर नहीं आया था। तो इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि कहां हम स्टैंड करते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं जी हरकेश सर। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं उस बात पे, जहां मैं इंटरनली जैसे बात कर रहा हूं, तो उसमें 3 फैक्टर है। जैसे जो बूढ़े हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला सोचते हैं कि बच्चों के लिए वो होना चाहिए। दूसरा, युवा जो हैं, वो 2 फैक्टर है कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए और अग्निवीर वाले के विरुद्ध है। महिलाएं 2.5 लाख महिलाओं के से आसपास यूथ हैं, 1,21,000 के आसपास, अगर मैं गलत हूं तो 80+ लोग हैं वहां जो वोटर्स हैं, ऑफ द टोटल वोटर्स में बता रहा हूं। तो क्या इम्पैक्ट डालेंगे ये? महिलाएं भी बहुत खफायन है सर। बहुत सारे लेवल पे मैं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है लगभग 42 सीट के आसपास ले जाने में सफल हो सकती है। जी एकदम स्पष्ट आंकड़ा बता रहा हूं, 42-43 सीट ले जाने में सफल हो सकती है कांग्रेस। थोड़ा सा अगर कायदे से वोट पड़ा होगा तो, जो लोग सोच रहे हैं अगर वही पड़ा होगा तो। नागेंद्र जी, आपको क्या लगता है, सही में कांग्रेस उस स्टेटस पे आ सकती है जो हरकेश जी कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बात तो कह नहीं सकता। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, नहीं क्योंकि मतलब इसमें वो तो 8 तारीख को पता जो चलेगा। अगर आप देखो, एंटी इनकम्बेंसी अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पब्लिक में। ये पब्लिक के दिमाग में, आम जनता, जनमानस के दिमाग में ये घर कर चुकी है कि जो ये वर्तमान सरकार है, ये अपने मापदंड पे खरी उतरी नहीं है। अब जैसे बीजेपी की अचीवमेंट मैं बताता हूँ, कुछ अचीवमेंट भी है इनकी, ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी ने जब वो ज्वाइन पॉलिटिक्स किया था 1983 में, तो 85 के आसपास में उन्होंने बजट में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं था। उन्होंने जो सोशल स्पेंडिंग थी वो काफी इंक्रीज कर दी थी बजट में। उनका ये मानना था कि जैसे दुबे जी भी कह रहे थे, हरिकेश जी भी कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश में तब एग्रेरियन सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम थी, अब तो काफी बढ़ गई है। और रोजगार के साधन आपके सरकार से मिलते थे या फिर आपके मिलते थे कृषि से। उस वक्त कृषि में जो सेब
बागवानी थी, वही सबसे बड़ा साधन था रोजगार का। ये दुनिया में या कंट्री में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, एक ऐसा सेक्टर है बागवानी का जो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है इलाके वाइज। इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पहले सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ एग्रीकल्चर होता था, आप उगाते थे और खाते थे और सरप्लस कोई प्रोडक्शन नहीं होती थी, कैश आपके पास कम आता था। अफीम होती थी, आलू होते थे, वो बहुत पुराने जमाने की बात है। अफीम बंद कर दिया, उसके बाद आलू की इकोनॉमी फेल हो गई थी। फिर आपका एप्पल की इकोनॉमी आई। एप्पल की इकोनॉमी में 10 लाख लोग इन्वॉल्व है, 2 लाख परिवार है और 10 लाख उस पर डिपेंडेंट है। 10 लाख लोगों को रोजगार देता है डायरेक्ट वे से। उसके बाद दूसरा था जो वीरभद्र का कॉन्सेप्ट था, वो था सरकारी नौकरियां। शायद हिमाचल प्रदेश कंट्री में एक ऐसा राज्य, प्रति 1000 की पॉपुलेशन में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी मेरी अंडरस्टैंडिंग में सबसे ज्यादा है, 1000 की पॉपुलेशन देखा जाए तो। ये दो फर्क जनरेट करते थे एम्प्लॉयमेंट, और एक घर से अगर एक आदमी को रोजगार मिलता तो उसके 5, 6, 7 लोग पलते थे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।